अस्सलाम वालेकुम। बेटे ज़रा मुझे ये बताएँ मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है या नहीं आ रही? लास्ट टाइम कल हमारी आवाज़ का इश्यू आ रहा था। जी सर, अभी आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। क्लियर आ रही है? चलें गुड। ठीक हो गया। जी अच्छा सर। लिंक का तो कोई इश्यू नहीं था, लिंक अवेलेबल है आप लोगों को? यस सर, लिंक भी अवेलेबल है। थैंक यू बेटे, थैंक यू। चलें हम वेट करते हैं फिर। अच्छा बेटे मीनव्हाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछनी है, तो हम जब तक वेट कर रहे हैं बाकियों का, तो आपसे हम मतलब डिस्कशन हो सकती है कोई अगर कोई चीज़ मिसिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुझे ये बताएँ जो असाइनमेंट थी उसमें कोई इश्यू तो नहीं था आप लोगों को? क्योंकि इस वीक में एक और असाइनमेंट मैं पुश कर रहा हूँ ओवर द एलएमएस, तो बेटे अगर कोई इश्यू हो तो फिर आप बताएँ। किसी चीज़ की या क्वेश्चन की समझ ना आई हो आप लोगों को। आकाश ये बाकी बॉयज़ क्यों नहीं अभी तक आए? जी आकाश आपको आवाज़ आ रही है? जी, यस जी। सर। हाँ जी। सर मैं मैसेज किया ग्रुप में आ जाएँगे। वो अभी आपकी फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है ये? सर ये वाली इस वीक की सेकंड क्लास है। नहीं, 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 आज के दिन ये पहली क्लास है या ये दूसरी क्लास है? सेकंड सर क्लास है ये? फर्स्ट क्लास रीशेड्यूल हुई थी, मिस हो गई है मुझसे तो। ठीक, 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 है है सेकंड। ठीक होगी। चलें जी हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट तो थोड़ा स्लो आ रहे हैं। अच्छा बेसिकली हमारा जो ये लेक्चर था इसमें हमने कल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था सिक्योरिटी का। जैसे हम पढ़ते भी आए हैं और देखते भी आए हैं अभी तक कि हमारा जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस कोर्स है जो हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स है उसमें सिक्योरिटी जो है एक मेन कंसर्न है। तो जब तक बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम कल का लेक्चर जो है वो थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। कल का जो लेक्चर था उसमें हमारे बेसिकली 2 हिस्से थे। एक हिस्सा जो था हमारा उसमें हम बात कर रहे थे इसकी परफ़ॉर्मेंस की, ठीक है? और फिर हमने दूसरे हाफ़ में क्या किया, दूसरे हाफ़ में हमने सिक्योरिटी को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया? तो अब हमारा जो आज का लेक्चर है होपफुली हमारी कोशिश होगी कि सिक्योरिटी के चैप्टर को यहाँ पर आज एंड करें। यानी जो हमारा ये वीक है इसमें हम सिक्योरिटी को एंड कर देंगे और हमारा दिस मीन्स कि चैप्टर नंबर 6 एंड हो जाएगा। मैंने आपके रेफ़रेंस के लिए एलएमएस पर ईएलपी भी डाल दिए।
ताकि यू कैन टेक द गाइडेंस और उस गाइडेंस से फिर आप आगे फॉरवर्ड चलें। अच्छा जी, तो डिस्कस करते हैं जी। बेसिकली ये हमारा एक आईटी बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने कंसिडर करनी है। ठीक हो गया जी? अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ ही। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर हमने जो हमारा अब जो मेन कंसर्न होगा या जो हमारा फोकल पॉइंट होगा वो बेसिकली होगा अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर देखेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 3 तरीके से देखेंगे, जिसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी देखेंगे, इंटीग्रिटी देखेंगे और अवेलेबिलिटी देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स में, लेकिन स्टिल हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा इट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? तो हमने सीआईए के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें देखी, ये हमारे पास कुछ कंप्यूटर क्राइम्स हैं जो होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हमने देखा हमारे पास 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट आता है और थर्ड आपके पास रिस्क आता है। प्रोबेबिलिटी के हमारे पास लेवल्स होते हैं, कल की हमने लेक्चर में उसे हमने सेपरेटली देखा था और हमने देखा था कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी के जो लेवल्स होते हैं उनको और इम्पैक्ट के लेवल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिस्क आता है। ये हमारे पास रिस्क लिस्ट है। रिस्क लिस्ट बेसिकली क्या काम करती है? रिस्क लिस्ट बेसिकली आपको बताती है कि आपके पास कौन से जो एसेट्स हैं दे आर इन अ हायर रिस्क और लोअर रिस्क। ठीक है? तो उसके मुताबिक फिर आपने क्या करना होता है, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट या सिक्योरिटी कंट्रोल करना होता है, जिसे आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं या रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। रिस्क रिस्पॉन्स हमने देखा, एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, सीआईए का कॉन्सेप्ट हमने दोबारा देखा, सीआईए कॉन्सेप्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी के भी लेवल्स होते हैं। जब हम सिक्योरिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी कंट्रोल में हमारे पास चीज़ें क्या होनी चाहिए? क्वांटिफाएबल होनी चाहिए। क्वांटिफाएबल का मतलब होना चाहिए थिंग्स दैट वी कैन मेजर। ठीक है? हम उसे मेजर कर सकें। ठीक हो गया? तो हमारे पास इन चीज़ों को हमने देखा और हमने कॉन्फिडेंशियलिटी के लेवल देखे, फिर हमने इंटीग्रिटी के लेवल देखे, अवेलेबिलिटी के लेवल देखे और फिर हमने सिक्योरिटी कंट्रोल का एक हमने पूरा एक चार्ट बनाया और हमारे जितने भी कंट्रोल्स थे, उन कंट्रोल्स को हमने देखा कि वो हमारे पास कौन-सा कंट्रोल किस लेवल पर है। तो पेपर में या आपके पास केस स्टडीज़ आ सकती हैं, जिनमें आपने ये चीज़ें बनानी होंगी। तो थोड़ा-सा अगर इनमें कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। फिर हमने अटैक वेक्टर्स देखे। मेरे ख़्याल से हम इससे आगे नहीं गए थे, दूसरी क्लास हम चले गए थे। जी, कोई मुझे यहाँ पर बताया कि हमने ये पढ़ा था, अटैक्स पढ़ा था हमने? जी, जी, जी। जी, आकाश, बेटे ये हमने पढ़ा था? नो सर, सिक्योरिटी नहीं अटैक्स हम पढ़ा स्टार्ट सर। और हमने ये रिस्क सिर्फ रिस्क वाला पढ़ लिया था? मिस पढ़ लिया था सर, रिस्क ठीक हो गया, मैनेजमेंट। ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू बेटा, बस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट एंटर हुए हैं, ठीक है? वो अपने नाम के साथ क्या कर लें बेटे, डाल दें रजिस्ट्रेशन नंबर। जी, फसी। सर मैं कह रहा था अगर आप चार्ट समझा दें दोबारा। मैं समझा देता हूँ बेटे। अच्छा जी, ये चार्ट हम ज़रा समझ लेते हैं, ठीक हो गया? सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है? थोड़ा-सा हम बैक पे जाते हैं, ठीक है? ये हम आ गए, ठीक है? अच्छा, हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी के 5 लेवल्स हैं। इसमें हमने देखना होता है कि एक जो हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल है, वो किस लेवल पर आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिहाज़ से। फिर हमारे पास इंटीग्रिटी के लेवल्स होते हैं। हमने ये देखना होता है कि हमारे पास इंटीग्रिटी, एक जो हमारे पास एसेट है वो इंटीग्रिटी के किस लेवल पर आता है और फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी के लेवल्स हैं, तो हमने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो फॉर एग्जांपल जब हमने एक बात की, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एंटीवायरस मेजर है, ठीक है? कि मैंने अपने सिस्टम्स को एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है? कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि वो अगर ना हो तो उससे क्या फ़र्क आएगा? तो बेटे, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है
कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, एक्सपोज हो सकती है टू एन अनऑथराइज्ड पर्सन। तो यहाँ पर आप देखें कॉन्फिडेंट एंटीवायरस में तो हमने इसको मैक्सिमम 5 दिए हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी में उसमें जो है मतलब ये हमने 1 इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि 1 अगर आप इंटीग्रिटी में देखें तो 1 मीन्स कि नो एरर्स अलाउड, सॉरी इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, इसलिए हमने उसको 1 नहीं दिया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अवेलेबिलिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्क्रीन लॉक व्हेन लीविंग द वर्क प्लेस, ठीक है, तो इसमें हमने इसको 3 दिए हुए हैं, इसमें 3 दिए हुए हैं, इसमें अवेलेबिलिटी का कोई काम नहीं है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हर एसेट को समझना है। अब यहाँ पर आप देखें इनक्रिप्टेड लैपटॉप्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल 4 और 5 में आते हैं, सॉरी A4 और 5 में आते हैं, लेकिन इससे इंटीग्रिटी का कोई ताल्लुक नहीं है और इससे अवेलेबिलिटी का भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हमने इसको दिया हुआ है। प्रिंटिंग अलाउड इन स्पेसिफिक क्लोज रूम्स हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। यानी हमने हर एसेट को समझना है हर एसेट की क्या रिक्वायरमेंट है हमने उसको देखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने उन कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल्स, इंटीग्रिटी लेवल्स और अवेलेबिलिटी लेवल्स को मार्क करना है, यानी हमने बेसिकली स्कोरिंग करनी है। ये जो तरीका है इससे थोड़ा सा हमें समझना आसान हो जाता है। आप नंबर भी दे सकते हैं, स्कोर भी दे सकते हैं, तो ये इट्स अप टू यू। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड तरीका है ये आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल का। आई होप मेरे ख्याल से फसी ने क्वेश्चन किया था, तो क्लियर हो गया बेटे? सही है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास अटैक वेक्टर्स होते हैं। अटैक वेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास वो क्या हो सकती हैं, हम इन्हें कहेंगे वो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं या वो टेक्निक्स होती हैं जिनकी बेस पर हम अटैक लॉन्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास मलेशियस कोड आते हैं। मलेशियस कोड्स जो होते हैं हमारे पास बेसिकली वो कोड्स होते हैं जो हमारे सिस्टम पर रन होते हैं और इसकी वजह से हमारे पास बहुत नुकसानात हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं कि ये जो मलेशियस कोड होते हैं ये हमारे नेटवर्क पे एडिशनल ट्रैफिक डाल सकते हैं, ये हमारे नेटवर्क हमारे सर्वर पे एडिशनल लोड डाल सकते हैं। नेटवर्क पे एडिशनल लोड डालेंगे, डमी लोड डालेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि बैंडविड्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, हमारी अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर हम सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे तो हमारे पास परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, हमारे पास अगेन अवेलेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में हम जा सकते हैं, डेटा चोरी कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्म्स। वर्म्स जो होते हैं हमारे पास ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ये स्प्रेड भी होते हैं। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ वायरस एक्चुअली। आपने वो बड़ा एक वो मशहूर आपने एक वायरस है न्यू फोल्डर वायरस, जब आप फोल्डर को ओपन करते हैं उसमें एक और न्यू फोल्डर होता है, यानी सेम फोल्डर रेप्लिकेट होता है। तो बेसिकली स्पेस कंज्यूम करने के लिए होता है। तो इस तरह की भी आपके पास वायरस हो सकते हैं। फिर आपके पास वायरस जो होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये अपने आप को कॉपी बनाते जाते हैं, ये आपके प्रोग्राम्स को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे जो बुरी बात होती है किसी प्रोग्राम के साथ या किसी फाइल के साथ अपने आप को अटैच कर देते हैं, जिसकी मदद से ये बाकी सिस्टम्स को, बाकी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और इवन जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ भी ये ट्रैवल करते हैं। ट्रोजन हॉर्स भी ये टाइप ऑफ वायरस, ये बैकडोर वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम के ओपन पोर्ट्स होते हैं उसके ज़रिए ये सिस्टम में दाखिल होते हैं और आपके सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो कुछ पुरानी बातें हो गई। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है इसे हम डॉस कहते हैं। पहले तो हम इसका वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। कि हमारे पास क्या हुआ है कि सर्विस को हमने, हमारे पास जो एक सर्वर है या एक सिस्टम है या एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, उस सर्विस को हम हासिल करने से अगर हमें रोक दिया जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सर्वर है, वो हमें कोई सर्विस दे रही है। फॉर एग्जांपल वो किसी बैंक की सर्विस हो सकती है, फॉर एग्जांपल वो एक दराज जो एक आपके पास क्या है ऑनलाइन शॉपिंग का है या कोई भी सर्विस है, आपका एलएमएस है, ठीक है। आप उससे कोई सर्विस ले रहे हैं, किसी भी खास किस्म की सर्विस ले रहे हैं और उस सर्विस को क्या कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, आपको रोक दिया जाए, तो सच सॉर्ट ऑफ अटैक इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि ये होता कैसे। अगर आप अपने सर्वर को इतना ओवरलोड कर दें या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ओवरलोड कर दें ताकि वो आपको सर्विस देने के काबिल ना रहें, तो सच
अटैक इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। तो पहली लाइन में तो हमें ये पता चल गया कि जी हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करते कैसे, यानी हमने अपने सर्वर को या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरलोड करना है ताकि उस पर इतना काम हो जाए कि वो आपको काम करना, रिस्पॉन्स लेट आ जाए या इतना रिस्पॉन्स लेट आए कि उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो जाए या टाइम टाइम वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए। अच्छा, can lead to downtime of a system, downtime of a system, disabling an organization to do its business. डाउन टाइम अगर होता है, ठीक है, आपको जो सर्विसेज होती हैं वो नहीं होती और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस चीज़ के लिए आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, पहली बात। अच्छा, अभी रिसेंटली व्हाट्सएप और ये फेसबुक मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम थोड़ी देर के लिए बंद हुए थे, तो आपने देखा था मोस्ट प्रोबेबली उस पर भी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ होगा। अ, ठीक हो गया, तो सच सॉर्ट ऑफ जब आपको आपकी जो सिस्टम्स हैं जिनके लिए वो सिस्टम बने होते हैं आपको सर्विस देना छोड़ दें, तो दिस इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक मिनट जी, आपकी अटेंडेंस के लिए मैं कर रहा हूँ। सही, थोड़ी देर में हम अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही है, आई होप। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो एक और इसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में एक चीज़ होती है, उसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ये होता है कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में सिर्फ एक जगह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड डाला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में ये फ़र्क है कि आप जब डिनायल ऑफ डॉस डॉस जो होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, उसमें एक जगह से जब किया जाता है तो उस एक जगह को ब्लॉक करना आसान होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस या डीडॉस जो होता है उसमें आप मुख्तलिफ जगहों से करते हैं, तो यू यू एक्चुअली डोंट नो कि मैं किस ट्रैफिक को रोकूं और किस ट्रैफिक को ना रोकूं, क्योंकि अगर आप तमाम ट्रैफिक को रोक देंगे तो डॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में एक पॉइंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आप पर अटैक करते होते हैं और मोस्टली समटाइम्स हमारे अपने सिस्टम्स भी उस अटैक में शामिल होते हैं और हमें इसलिए नहीं पता होता क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ मलेशियस कोड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं बॉट्स। ठीक है, और उसकी पूरी आर्मी को हम क्या कहते हैं, बॉट नेट कहते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है प्रिवेंटिव डीडॉस अटैक, ठीक है, या मेजर्स हमारे पास के हैं। हमें अपनी बिजनेस को स्प्लिट कर देना चाहिए, बिजनेस और पब्लिक को स्प्लिट कर देना चाहिए। बिजनेस और पब्लिक को स्प्लिट करने का ये मतलब है कि जहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हो रही है उसे अलग रख दें। जहाँ पर आपके पास वेब है वो अलग कर दें, यानी आपके पास एक सर्वर होगा तो वहाँ पर ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपके पास वेब सर्वर अलहदा है, एप्लीकेशन सर्वर अलहदा है, डेटाबेस सर्वर अलहदा है, जैसे हमने एंटरप्राइज सिस्टम में पढ़ा था 3 टियर आर्किटेक्चर, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो डैमेज है उसके होने के चांसेस कम है। और जिधर सेकंड यहाँ पर मेजर ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास जो हिस्सा जो सर्वर आपके पास आपकी क्या है, पब्लिक से कम्युनिकेट करता है, तो उसको अगर आप क्लाउड पे रख लें तो वो बेहतर होगा। क्लाउड पे रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तो ये बेहतर होगा। ठीक है, और आपका एप्लीकेशन सर्वर अगर आपके अपने पास भी हो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेटअप ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी, ऑटो स्केलिंग, ऑटो डिप्लॉयमेंट यूजिंग वर्चुअलाइजेशन क्लाउड। तो ये ऑटो स्केलिंग ये होती है कि स्केलेबिलिटी ये होती है कि आपके अगर आपके सिस्टम पर लोड बढ़ता जा रहा है तो आप साथ साथ अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएं, ऑटो स्केलिंग होती जाए, यानी रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएं। यानी क्या हो कि उसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने ऑटो स्केलिंग की, ऑटो स्केलिंग में ये हुआ कि डॉस अटैक ने इतना लोड डाला जितना आपका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था बर्दाश्त कर सका, क्योंकि आपने ऑटो स्केलिंग कर दी। अच्छा, तो इन दैट केस वो अटैक कामयाब नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑटो स्केलिंग में आप जब आप ऑटो स्केलिंग करते जाएंगे तो आपके डीडॉस अटैक जो आप पर हो रहा है उसका टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, और इन दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास सस्पेक्टेड ट्रैफिक है जो आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रही है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये ऑटो स्केलिंग के ये दो फायदे हैं। तो ये आप वर्चुअलाइजेशन के जरिए भी कर सकते हैं और आप किसके जरिए भी कर सकते हैं, आप क्लाउड के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है।
आप अपनी बैंडविड्थ को भी लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ आपके पास ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये मैलिशियस हो सकते हैं, तो आप उसको रोक दें। फिर आप अपने डेटा पैकेट्स का टाइम टू लिव बढ़ा सकते हैं। टाइम टू लिव एक कॉन्सेप्ट होता है पैकेट्स के बारे में। आपको पता है कि ओवर द जो हमारा क्या है आईपी नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है, ठीक है। जिसे आप पैकेट स्विच नेटवर्क कहते हैं, इसमें डेटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। हर पैकेट का एक टाइम होता है, ठीक है, टाइम टू लिव होता है। और ये बेसिकली इसका एक्सपायरी टाइम होता है कि यानी इस टाइम के बाद वो पैकेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये होता क्या है? ये होता बेसिकली ये है, या ये काम कैसे करते हैं, आपके पास राउटर्स होते हैं नेटवर्क में। तो जब भी एक पैकेट एक राउटर से गुजरता है तो आपके पास जो एक टाइम टू लिव होता है, वो एक लाइफ कम हो जाती है। यानी अगर मेरे पास एक पैकेट की 15 लाइफ है, तो एक राउटर से गुजरा तो उसकी 14 हो गई, दूसरे पे गुजरा तो उसकी 13 हो गई, एंड सो ऑन। जब वो जीरो पे आएगा तो वो पैकेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इस पैकेट को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है? इस पैकेट को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है बेटे, कि अगर ये बहुत सारे पैकेट्स हमारे ओवर द नेटवर्क रहेंगे, तो हमारे नेटवर्क पे इतने ज़्यादा पैकेट्स हो जाएँगे कि हमारे पास जो एक्चुअल जो हमारे पास काम के पैकेट्स हैं, उनको गुज़रने का जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है? इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने जो तमाम गार्बेज है रोड्स पे लाके फेंक दें, जो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और फिर हमारे पास जो नॉर्मल ट्रैफ़िक है, वो भी नहीं जाएगी, ठीक है? और हमने कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी बनाना है कि हमारे लीड डिटेक्शन करें। तो थोड़ी-सी ये चीज़ें थी, हमने देखनी थी। ठीक हो गया जी। अभी हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लास्ट वीक तो आप लोगों की अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल का और आज का जितना भी ये है, इसमें आपके पास इतनी कोई अच्छी अटेंडेंस शो नहीं हो रही। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी अटेंडेंस को साथ-साथ देखें। तरीका बेटे वही है, यू नीड टू रेज़ योर हैंड्स, ठीक है? आपने अपने हाथ खड़े करने हैं। अच्छा जी, अ, अब्दुल्ला हन्नान ठहरें, पहले नज़र आइए। अब्दुल्ला हनान ठीक हो गया जी, वो नहीं आए, वो एब्सेंट हैं। अच्छा जी, अब्दुल राफ़े अब्दुल राफ़े भी नहीं है। अच्छा जी, अली असगर भी एब्सेंट हैं। अक्सा साकिब, अक्सा भी एब्सेंट हैं। अच्छा जी, आयश हमीद, ठीक है, आयश प्रेज़ेंट हैं। आयशा राजपूत आयशा अरूज, आयशा अरूज भी एब्सेंट हैं। फ़हद बशीर, फ़हद भी एब्सेंट हैं। फ़ैज़ रसूल प्रेज़ेंट हैं। फ़रहान भी प्रेज़ेंट हैं। फ़सीउल्लाह भी प्रेज़ेंट हैं जी। हैदर अली भी प्रेज़ेंट हैं। हैदर लतीफ़ एब्सेंट हैं। अच्छा जी, हमज़ा इमरान भी प्रेज़ेंट हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हमसा मंसूर एब्सेंट। हसनैन एब्सेंट। इंज़मामुल हक एब्सेंट। अच्छा जी, इंशा नूर एब्सेंट। इकरा खान, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, जहांज़ेब, थैंक यू। अच्छा जी, जवेरिया सफदर, ठीक है जी। खानसा बीबी, थैंक यू। महानूर महानूर भी प्रेजेंट हैं जी। मलिक अमार एब्सेंट। मोहम्मद अयाज मोहम्मद अयाज भी एब्सेंट हैं। मोहसिन अली एब्सेंट। मोहम्मद आकाश प्रेजेंट हैं। मोहम्मद अरसलान एब्सेंट। अच्छा जी, मोहम्मद खुरम प्रेजेंट। ओवैस
ओवैस एब्सेंट हैं। अच्छा जी, मोहम्मद तलहा, तलहा भी एब्सेंट हैं। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर प्रेजेंट। मोहम्मद वलीद, मोहम्मद वलीद एब्सेंट। मुजम्मिल हुसैन प्रेजेंट। साद बिन इसरार एब्सेंट। अच्छा जी, सैफुल्ला एब्सेंट। सायरा बीबी सायरा बीबी प्रेजेंट हैं जी। सालिफ, सालिफ एप सालिफ सालिफ बेटे, सायरा आपका हो गया। कोई क्वेश्चन है आपका? चलें। अच्छा जी, सारिया, सारिया गनी प्रेजेंट हैं। अच्छा जी, सहर एब्सेंट। सैरिश एब्सेंट। सैरिश प्रेजेंट हैं। अच्छा जी, शहबाज, शहबाज एब्सेंट। शिराज जावेद, शिराज जावेद एब्सेंट। अच्छा जी, सुहेब प्रेजेंट हैं। सुमेरा प्रेजेंट हैं। सैयद शुएब प्रेजेंट। अच्छा जी, तैमूर अहमद एब्सेंट। तैयबा प्रेजेंट हैं। वजाहत एब्सेंट हैं। ज़ीशान एब्सेंट है। चलें ठीक है, गोइंग बैक टू द लेक्चर। ठीक हो गया जी। तो हमने ये देख लिया कि जी हमारे पास डीडॉस अटैक के काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये एक अनदर इट्स अ बिग एरिया, ठीक है, जो आपके सिक्योरिटी के लिए होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज समथिंग जिसमें आपने अपनी इंटेलिजेंस शो करनी होती है। एक शख्स के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके रिसोर्सेज के बारे में आपने जर्नल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और जर्नल इंफॉर्मेशन से फिर आपने अटैक एक लॉन्च करना होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोई इसमें भी आप टूल्स यूज़ करेंगे, लेकिन टूल से पहले आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे मिलता हूँ और आपसे 2-3 बातें करने के बाद मुझे थोड़ा-सा ये फ़ील होता है कि आपका जो फ़ेसबुक का पासवर्ड होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या आपकी गाड़ी का नंबर होगा या आपने अपना ही नाम रखा होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग कि यानी मैंने आपको एनालाइज़ करके आपका कोई पासवर्ड गेस किया। मैंने आपका पिन नंबर गेस किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी होती है, बहुत सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रखा होता है, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम के साथ ऐड 1 2 3 लगाया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आप क्या यूज़ करते हैं आप क्या करते हैं, आप किसी अटैक के लिए करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग अगेन इट्स वन ऑफ द मेन थिंग, आजकल बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सोशल स्किल्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट पीपल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन व्हिच कैन यूज्ड इन एन अटैक लाइक पासवर्ड्स और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। बाय नेचर पीपल वांट टू हेल्प अदर पीपल। ठीक हो गया। सो दिस इज समथिंग जो आपने इसका ख्याल रखना होता है। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन सारों को ही आपका पासवर्ड गेस करने में मसला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो हमारे पास ये अनदर टाइप ऑफ अटैक है, फिशिंग। फिशिंग इज समथिंग अभी हम पढ़ते हैं, ये फिशिंग टेक्निक जो है इसके बारे में हमने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था वेबसाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम जरा देखते हैं। अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फिशिंग क्या होता है? एक टेक्निक होती है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को करते हैं। द फिशर सेंड्स एन ईमेल दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स लाइक अ बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी रिक्वेस्टिंग वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको कहा जाता है कि जी आपका बैंक अकाउंट है,
उसमें इतने पैसे आए हैं, काइंडली वेरीफाई कर लें। और जब आप वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और वो इन्फॉर्मेशन फिर आपके अगेंस्ट यूज़ की जाती है। सिमिलरली आपको फेसबुक की तरफ से ईमेल आती है, आपको किसी और साइट की तरफ से आती है कि जी ये चीज़ें कर लें, तो आपके पास हम ये आपको दे देंगे, ठीक है? सो दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग एंड द ईमेल यूजुअली कंसिस्ट अ लिंक टू अ फ्रॉडुलेंट वेब पेज। ये हमने पहले भी इस पे ज़िक्र किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक फ़ेसबुक से आती है कि जी आपने काफ़ी अरसे से अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया। आप इस लिंक पे क्लिक करें, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक वैसे ही वेब पेज ओपन हो जाता है, व्हिच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द और एक्चुअली द रेप्लिका ऑफ द फेसबुक। लेकिन उसमें अगर आपने गौर से देखा हो तो उसमें फेसबुक की स्पेलिंग मिस्टेक होगी या आप जिस जगह पे गए होंगे उसमें कोई ना कोई मसला होगा। तो जब आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो बेसिकली आपका पासवर्ड वो फेसबुक के सर्वर पे नहीं जाता, वो उस वेबसाइट जो होता है उसमें आपका वो पासवर्ड चोरी हो जाता है। तो सिमिलरली बैंक में भी ऐसा होता है, आपके पास मुख्तलिफ जगहों पर ये होता है, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। बेटिंग बेटिंग आपके पास अनदर एक तरीका है सिक्योरिटी ब्रीच करने का। बेटिंग में हम ये करते हैं कि इंस्टेड के हम किसी सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करें, ऑल तो उसमें सॉफ्टवेयर तो यूज़ होता है, लेकिन हम ऑनलाइन करने की बजाय हम फिजिकली सिस्टम को एक्सेस करते हैं। जैसे हमने एक फ्लैश यूएसबी फ्लैश हमें मिली है, ठीक है? और ज़मीन पे पड़ी हुई थी, हमें लैब में मिल गई, वो हम फ्लैश अपने सिस्टम में लगाते हैं। और जब वो हम सिस्टम में लगाते हैं तो अपैरेंटली बज़ाहिरी तौर पे हमें नहीं पता चलता, लेकिन होता ये है कि उसमें उस फ्लैश में आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आपके सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं और आपके सिस्टम से वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। उसमें वो आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, आपके पास उसमें की लॉगर्स हो सकते हैं, जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके ईमेल करते जाएँ या सेंड करते जाएँ। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़, तो दैट इज़ कॉल्ड बेटिंग। इट रिलाइज़ ऑन द क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑन इट, ठीक है? हमें कोई फ्लैश ड्राइव मिल जाती है तो हम उसको खोल के देखना चाहते हैं और जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये होता है। द अटैकर होप्स सम एम्प्लॉइज़ पिक्स अप द डिवाइस एंड ब्रिंग इनसाइड द ऑर्गनाइज़ेशन। मोस्टली ऑर्गनाइज़ेशन लेवल पर ये होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो ले आते हैं और अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के सिस्टम्स पे लगाते हैं। और ऑर्गनाइज़ेशन के सिस्टम में एक चीज़ जो होती है बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि उसे रोका गया होता है, उसमें हमने देखा था ना फायरवॉल्स होती हैं। हाँ, आपने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में पढ़ा था फायरवॉल्स होती हैं। तो वो फायरवॉल वाला डेटा तो बाहर जाने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर अटैक ही ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर से हो तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये कोशिश की जाती है व्हेन द डिवाइस इज़ पुट इनटू एन ऑर्गनाइज़ेशन ऑन पीसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ इंस्टॉल्ड ऑटोमैटिकली। तो ये आपको बात समझ आ गई है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड बेटिंग, ठीक हो गया? अब हमने सिक्योरिटी पैटर्न्स देखने हैं जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होते हैं, किस किस्म के सिक्योरिटी पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसे आईएएम कहते हैं, ठीक है? या आईएम कहते हैं, ठीक है? द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल एंड द सिस्टम एंड देयर परमिशंस, ठीक है? जो आईएम है, ठीक है? इसमें बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने ये बताना है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो कौन हैं और इनको आपने क्या-क्या परमिशंस देनी है। ये कॉन्सेप्ट आप काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ना सिर्फ़ अपने सिस्टम एंड नेटवर्क जो आपके पास क्या था, क्या हमारे पास था, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में एसएनए में था। आपने इसको फिर सिक्योरिटी में भी देखा, आपने इसे एंटरप्राइज़ सिस्टम में भी देखा, जहाँ पर हमने रोल बेस्ड सिस्टम्स की बात की थी। ठीक हो गया? तो आईएम जो है, वो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक हो गया? पहला स्टेप जो होता है आपके पास यूजर एंड सिस्टम्स क्लेम हु आर दे, ठीक है, ठीक है, हु दे आर, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो हैं क्या, उनका रोल क्या है। दे क्लेम आइडेंटिटी इज चेक्ड, ठीक है, उनकी हमें अथेंटिकेशन करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एलएमएस पे एज अ स्टूडेंट ही इंटर हों। फिर परमिशंस आर ग्रांटेड रिलेटेड टू देयर आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इट बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर आपको जब लेट्स से आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एलएमएस के सिर्फ वो स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन सी नज़र आते हैं। ग्रुप में जैसे आपका जो सेमेस्टर है वो आपका ग्रुप है। अब आप जिन-जिन सब्जेक्ट्स में एनरोल हुए हैं, आप उन-उन क्या है, सब्जेक्ट को ही एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इवन सेमेस्टर के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब आपका मुख्तलिफ
सेक्शंस होते हैं, तो उस सेक्शंस को भी हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? ऑथराइजेशन कराती हैं। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है आप हैं कौन, फिर आपके पास ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म होगा जिसमें लॉगिन वगैरह आ जाते हैं। फिर आपके पास हम सिक्योरिटी असाइन करते हैं, परमिशंस असाइन करते हैं कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। तो जब हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें आईएम को इम्प्लीमेंट करना लाज़मी बन जाता है। तो बेटे ये आपने तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि यू आर स्टडीइंग ऑल दीज़ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये आपने देखना है। अच्छा, ये अब यहाँ पर हमारे पास आईएम के कुछ तरीके हैं, हम ज़रा देख लेते हैं। आपके पास पहले आ जाता है सिंगल साइन ऑन, ठीक है? इसे एसएसओ कहते हैं। अ यूज़र लॉग्स इन वंस एंड इज़ पास सीमलेसली विदाउट ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट टू एसएसओ एनेबल्ड एप्लीकेशन, ठीक है? ये जो आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें आपने एक दफ़ा क्या होना होता है, आपने अपने सिस्टम में ऑथेंटिकेट आपको अपने आप को करना होता है और उसके बाद जितनी भी उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कोई एग्ज़ाम्पल आई विश कि हम फिज़िकल क्लास में होते तो हम इस पे काफ़ी डिस्कशन कर सकते थे। लेकिन इसकी मुझे कोई सिंगल साइन ऑन की एग्ज़ाम्पल कोई दे सकता है? हैंड रेज़ करें जी। ये बहुत इसकी बड़ी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल और हम लोग बड़ा इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एनीवन? पहले कोई जागा हुआ है? इसके बोनस मार्क्स होंगे बेटे, 2 मार्क्स होंगे सॉलिड। गुड। चलें जी, ठहरें। एक हैं जी आकाश ने किया है और एक शुएब ने। चलें हम पहले आकाश से पूछते हैं। आकाश ने क्या कह रहे हैं? जी, एसएसओ की एग्ज़ाम्पल सर बताएँ कुछ? सर फेसबुक चलें ठीक है। ऑथेंटिकेशन जब हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉगिन करके हमें आगे ले। ठीक है, गुड, ठीक है। मैं आपको फिर बताऊँगा आपका क्वेश्चन आंसर कहाँ पर रेट करता है, ठीक है? लेकिन गुड, वेरी गुड। जी शुएब आप बताएँ? सर अपने ये सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं लैपटॉप, इन पे हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो अंदर पे सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, जवेरिया आप बताएँ बेटे? सर हमारी जीमेल है, हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम, ये सारी ऐप जितनी भी हैं सब हम एक बार लॉगिन करते हैं और उनको हम यूज़ कर लेते हैं, लॉगिन ही रहती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हैदर अली जानज़ेब बताएँ, फिर हैदर अली बताएँ। जानज़ेब बताएँ। सर हमारा बेसिकली एलएमएस एक दफ़ा हम जब लॉगिन कर लेते हैं तो वो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी ठीक है, और किसी ने करना है? ठीक हो गया, फिर हैंड अपने डाउन कर लें बेटे। जवेरिया आपने कुछ कहना तो नहीं और? जानज़ेब आपने कुछ अच्छा, आप एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो ऑलमोस्ट 24 घंटे आपके पास होती है, आपका मोबाइल फ़ोन। उसमें आप सिंगल टाइम ऑथेंटिकेट करते हैं और फिर उसके बाद आप अपने फ़ेसबुक को भी यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस की बात की हुई है ना? इवन आप उसे जीमेल को भी ओपन कर लेते हैं, वो आपसे जीमेल भी पासवर्ड नहीं माँगता, ठीक है ना? वो वन टाइम आपने ऑथेंटिकेट करनी थी, एक दफ़ा आपने कर दिया, आपने एक दफ़ा लॉगिन दे दिया, अब आपने उस सिंगल साइन ऑन करना है, वन टाइम आपने किया था। सो ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये आपके पास वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल है। ठीक हो गया, थोड़ा-सा मैं आपके मार्क्स लगा दूँ। आप लोगों ने अपने लिहाज से हर एक ने अ, ठीक बात की है और ठहरें। अच्छा, एक बेटे हैंड रेज़ करें, एक तो थे कौन थे? बेटे हाथ जिन-जिन ने हाँ, अच्छा एक थे शुएब। 1324 जल्दी-जल्दी करें, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। 1324 अच्छा जी, ये 1.5 मार्क्स आ गए आपके। अच्छा जी, कंट्रोल सी। अच्छा जी, फिर थे आकाश। आकाश का है जी 1238 ठीक हो गया, आकाश के भी हो गए। अच्छा, जहांज़ेब के हैं 1219 गुड। अच्छा जी, फिर जवेरिया हैं। जवेरिया का है जी 1220 अच्छा जी सारों के हो गए जी। हैदर अली आपने हाथ नहीं खड़ा किया। चलें हैदर अली चलें हैदर अली के मैं बाद में मार्क्स लगा दूंगा। अच्छा,
तो ठीक हो गया बेटे। तो ये आपका जो था ना मोबाइल फ़ोन, इट वाज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल जिसमें आप वन टाइम लॉगिन करते हैं। अच्छा अब आपके पास ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है? इम्प्लीमेंट होने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों को हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ज़ूम सेशन में। ठीक हो गया जी। मैं अपना ये हमारा ये फर्स्ट ज़ूम सेशन यहाँ पर एंड कर रहे हैं। दूसरे ज़ूम सेशन में हम जॉइन करेंगे, ठीक है? जल्दी से आप मुझे जॉइन कर लेना। थैंक यू।